हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। तो आज हम लोगों की फर्स्ट क्लास है एएफएम की। ठीक है, आज तो हम लोग थोड़ा सिलेबस डिस्कस करेंगे एंड देन वी विल कंटिन्यू विद मॉड्यूल डी। आई थिंक वो ज़्यादा बेटर रहेगा। मॉड्यूल डी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी है और वो थोड़ा इतना अकाउंटिंग से इतना कनेक्टेड नहीं है, तो हम लोग पहले मॉड्यूल डी करेंगे एंड देन फिर मॉड्यूल ए बी सी, फिर वो सीक्वेंस में चलेगा क्योंकि वो सब कनेक्टेड है। ठीक है। सो हम लोगों का जो अप्रोच है वो अभी डिस्कस कर लेते हैं। एक बार पहले सिलेबस भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि आप में से कुछ लोग नए भी होंगे, मैक्सिमम लोग नए होंगे, कुछ पुराने भी होंगे। सो हम लोग बिल्कुल फ्रेश, बिल्कुल जीरो से ही लेकर चलेंगे क्योंकि देखिए जो नए लोग हैं उनको तो बिल्कुल स्क्रैच से ही कराना पड़ेगा, तभी उनके लिए बेनिफिशियल होगा क्योंकि अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट है। और अभी क्या हो गया है, अभी एबीएफएम आ गया है। आप लोग देखेंगे जो लोग ये वाला पेपर पढ़ के जो एबीएफएम देंगे ना, उनको बेनिफिट होगा क्योंकि लास्ट टाइम हम लोगों को बहुत प्रॉब्लम हुआ एबीएफएम में सीआईबी को, क्योंकि उन्होंने अकाउंट्स में वो चीजें पढ़ी नहीं थी जो अब इंट्रोड्यूस हुई है जीआईबी में ना। तो उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम आई और थोड़ा कोर्स भी बहुत ज्यादा था, तो ये सारी चीजें रही हैं उनके साथ। लेकिन आप लोग के साथ जो अब ये वाला जो एएफएम पढ़ के जाएंगे उनको एबीएफएम में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग और ये ब्रेक इवन पॉइंट और ये सब कंसेप्ट जो है वो आप अभी पढ़ लेंगे, पहले नहीं था ये जीआईबी में ना। सो हम लोग का जो अप्रोच रहेगा वो ऐसा ही अप्रोच रहेगा कि एएफएम यहाँ पर भी काम आया और फिर जब आप सीआईबी में एबीएफएम करें, क्योंकि इस बार अब सीआईबी के भी थोड़ा टफ, पहले से ज्यादा टफ हो गया है। सो इसीलिए थोड़ा सा आप लोगों को हॉलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना पड़ेगा कि शुरुआत से ही कि जेआईबी में भी इस तरह से पढ़ें कि जो जेआईबी का कंटेंट है वो भी सीआईबी में यूज हो। ठीक है। सो हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा, और उसके अलावा अगर किसी को कोई क्वेरी होगी, कुछ होगा तो आप लोग बिल्कुल पूछ सकते हैं। स्क्रीन सबको विजिबल है? चलिए। सो आपका जो पेपर है, आपके पेपर का नाम है एक मिनट दीजिए। आपका जो पेपर है ये पेपर 3 है। पेपर 1 आपका इकोनॉमी का है, पेपर 2 आपका पीपीबी है और पेपर 3 आपका एएफएम है। ठीक है। अकाउंटिंग पहले आपका क्या था, अकाउंटिंग फॉर बैंकर्स था, एएफबी था आपका पहले जो सिलेबस था या पहले जो सब्जेक्ट था। अभी आपका क्या हो गया, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी इसके अंदर आपका ऐड हो गया है अकाउंटिंग के साथ साथ। तो अभी क्या हो गया, जो आपका ये जो इसका जो एक तरह से जो पोर्टफोलियो है अभी सब्जेक्ट का, उसके अंदर क्या क्या चीजें आ गई हैं। पहले आपका क्या था, अकाउंटिंग अकाउंटिंग था, और उसके साथ ही आपको क्या दिया हुआ था, अकाउंटिंग से रिलेटेड जो बैंकिंग होती है, जैसे वो आपका एक आप लोगों का ना पहले मॉड्यूल डी था बैंकिंग वर्किंग से रिलेटेड, जिसमें आपका ये वाउचर्स वगैरह के बारे में और ये पेइंग स्लिप और ये सब चीजों की वर्किंग्स के बारे में दिया हुआ था, तो वो भी पहले इसी का पार्ट था। तो अभी उन्होंने क्या किया है, इन दोनों को तो एक थोड़ा बहुत चेंज करके इसको एज इट इज होल्ड किया, उसके अलावा और इंट्रोड्यूस क्या किया है, नई चीजें क्या डाली है, नई चीजें डाली है कॉस्ट अकाउंटिंग। उसके अलावा और क्या डाला है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है। उसके अलावा क्या डाला है, उसके अलावा डाला है आपका टैक्स एंड जीएसटी, और एक और चीज डाली है जिसका नाम है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है। सो अब क्या कर दिया है, अब आपका पहले आपके ये दो पार्ट थे आपके सिलेबस के। प्लीज माइक ऑफ कर लीजिए जहाँ पर डिस्टर्बेंस है। देखिए, पहले आपका क्या था, सिर्फ ये दो आपके सिलेबस का पार्ट था। इसमें से क्या होता था, क्योंकि बैंकिंग आप लोगों के फील्ड का होता था, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अकाउंटिंग करके और थोड़ा बहुत बैंकिंग क्योंकि आप लोगों को आता ही था, टच का था, तो आप लोग पहले आसानी से एएफबी जो है वो हो जाता था, इतना प्रॉब्लम नहीं आती थी। लेकिन अब क्या कर दिया, अभी 4 सब्जेक्ट्स और इंट्रोड्यूस कर दिए हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्स एंड जीएसटी और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अच्छी बात क्या है, अच्छी बात यह है कि एक तो कॉस्ट अकाउंटिंग के न्यूमेरिकल नहीं डाले हैं, थैंक्स टू गॉड। दूसरा, टैक्स और जीएसटी के न्यूमेरिकल नहीं डाले हैं, अगेन थैंक्स टू गॉड, अदरवाइज बहुत मुश्किल हो जाती चीजें।
ठीक है, थोड़ा सा फाइनेंशियल मैनेजमेंट और थोड़ा सा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, लाइक फॉर्मूला बेस्ड, जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग में ब्रेक इवन पॉइंट, पीवी रेशियो, और थोड़ा स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक दो न्यूमेरिकल, तो इस तरह से हल्का फुल्का न्यूमेरिकल है, बट प्योर जैसे मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्योंकि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है तो उतना न्यूमेरिकल नहीं डाला है जितना कि एक नॉर्मल कॉमर्स के सब्जेक्ट का होता है। ठीक है, सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों में इतना न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक, और कॉस्ट और टैक्स जीएसटी में तो है ही नहीं, तो इनमें सिर्फ थ्योरी है, लेकिन इन दोनों में क्या है, इन दोनों में आपका थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल है। और बैंकिंग का क्या कर दिया उन्होंने, बैंकिंग का जो वाला पार्ट था आपका ओपनिंग वाउचर्स और ये सब हटा दिया है, इसकी जगह आपका बैंकिंग का जैसे ऑडिट हो गया और आपका अकाउंटिंग एंट्रीज ऑफ बैंकिंग कंपनी, इस तरह की चीजें रहने दिया है, बाकी हटा दिया है। ठीक है, सो बैंकिंग में थोड़ा बहुत ऐड किया है और कुछ चीजें को रिप्लेस किया है। सो ये आपका एक ओवरव्यू है आपके इस सब्जेक्ट का, जिसके अंदर की ये सारी चीजें अब इंक्लूडेड है। ठीक है, लास्ट टाइम क्या था कि फर्स्ट टाइम था, हमें पता नहीं था कि कॉस्ट अकाउंटिंग से कैसे क्वेश्चन आएंगे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से कैसा कुछ पूछ सकते हैं, टैक्स से क्या पूछ सकते हैं। बट इस बारी क्या है, इस बारी हम लोगों का जो सेशन होगा या ये जो पूरा बैच रहेगा, ये और भी ज्यादा इफेक्टिव होगा। रीजन बीइंग कि क्योंकि अब हमें पता चल गया कि ठीक है इन पर्टिकुलर एरिया से वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये तो ठीक है थोड़ा बहुत हम लोगों को आइडिया था क्योंकि पहले भी था, बट ये सारा चीज जो थी सब नया था। ठीक है, तो अभी हमारे पास अब इसका भी हमारे पास एक आप कह लीजिए बैकअप क्वेश्चंस हैं कि भाई किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाना है, तो इस बारी का जो बैच होगा वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। दूसरा क्या था कि पिछली बारी हमारा जो नोट्स वगैरह थे वो इतना, क्योंकि बुक्स लेट आई थी, तो उतना अच्छे से प्रिपेयर बिल्कुल ऑन द स्पॉट ही मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा पाई हूँ। हालांकि कुछ लोगों ने कंप्लेन भी किया इस चीज को कि मैम थोड़ा पहले दे देते तो आई थिंक सब मतलब हो जाता, बट देखिए हम लोगों को भी थोड़े से कंस्ट्रेंट्स होते तो उस वजह से थोड़ा सा कुछ चीजें हुई है लास्ट टाइम, लेकिन इस बार वो वाली प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी क्योंकि सब कुछ प्रिपेयर है, नोट्स प्रिपेयर है, रिविजन मॉड्यूल्स जो है, रिविजन मैराथन जो हम लोग करते हैं सब प्रिपेयर है। ठीक है, और हमारे पास प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। ठीक, सो अगर जिन लोगों का पिछली बारी थोड़ा बहुत ज्यादा, तो मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा मार्जिन से किसी का रुका होगा, दो तीन चार पांच मार्क्स से किसी का रुका होगा, तो उसका इस बारी क्लियर हो जाएगा। और जो नए लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट क्या है, रिक्वेस्ट समझिए, एडवाइस समझिए कि आप लोगों को कुछ नहीं करना है। अगर आप सिर्फ, आपको क्या करना है, आपको क्लास अटेंड करनी है। आप मेरी क्लास अटेंड कीजिए रेगुलरली। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर की मैं क्लास लूंगी। थोड़ा बहुत हो सकता है सैटरडे संडे को, वीकेंड्स पे थोड़ा सा टाइम अगर बढ़ जाएगा तो बढ़ जाएगा, अदरवाइज 1 आवर की क्लास रहेगी। नहीं भी कुछ समझ आ रहा है, आप मेरी क्लास में बैठ के सुन लीजिए। ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई एफर्ट इस सब्जेक्ट में तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का इकोनॉमी भी बहुत टफ है, आप लोगों ने सुना भी होगा, जो लोग नए हैं उन्होंने सुना होगा कि पिछली बार का पेपर बहुत डेंजरस सा आया था। सो क्योंकि बाकी के सब्जेक्ट्स भी आपके बहुत टफ है, तो आप उनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। और इस सब्जेक्ट में मेरी जो रिक्वेस्ट है, एडवाइस है, वो ये है, अगर आप मेरी सिर्फ 1 आवर की क्लास अटेंड करेंगे, दैट विल बी सफिशिएंट टू क्लियर दिस एग्जाम। ठीक है, उसके अलावा आप अपने डाउट्स पूछिए इसी क्लास में। ठीक है, जो भी क्वेरीज है यहाँ पर नहीं होता है, आप ग्रुप में पूछिए। ठीक है, तो ये हम लोगों का जो अप्रोच है पूरे ड्यूरेशन। और एक और प्रॉब्लम इस बार ही क्या है ना, प्रॉब्लम कह लीजिए कुछ भी कह लीजिए, इस बार एग्जाम भी जल्दी है। ठीक है, नॉर्मली तो नवंबर में एग्जाम होता था, इस बार अक्टूबर में एग्जाम है। ठीक है, सो हम लोग का जो टारगेट रहेगा जुलाई अगस्त सितंबर की एट दी या मिड सितंबर 15 सितंबर तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाए, सो दैट कि फिर बाकी का जो टाइम है वो हम रिवीजन को दे सके। ठीक है, रिवीजन भी मैं ही कराऊंगी आपको करने की, आपको सिर्फ क्लास ही अटेंड करनी है, फिर चाहे वो अभी की क्लास हो, फिर चाहे वो रिवीजन की क्लास हो। ठीक है, और जो भी क्लास आप लोग अभी, या जो हमारा जो फीडबैक सेशन था आप उसमें भी देख सकते हैं, जो भी हम लोगों ने क्लास के अंदर किया था वही सब एग्जाम में आया था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हाँ हम लोग को एग्जाम में कुछ ऐसा पता था, बट वो एक रहता क्योंकि हमने कोई चीज छोड़ी नहीं थी, तो जब सब कुछ कवर किया था तो पेपर तो उसी में से आना है ना। सो इसीलिए आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि सिर्फ क्लास अटेंड कीजिएगा और आपका ये पेपर क्लियर हो जाएगा, दिस इज माई गारंटी। ठीक है, लेकिन अगर क्लास ही नहीं अटेंड करेंगे, बहुत सारे लोग होते हैं नहीं करते लाइव सेशन अटेंड ना। अब देखिए हर किसी का कुछ इशू भी रहता है, ऐसा हम लोग नहीं कहते कि आप लोग जानबूझ के नहीं करते, बट स्टिल कभी अगर ठीक है कभी छूटता है तो आप रिकॉर्डेड देख लीजिए फटाफट से, लेकिन उसको आप छोड़िएगा मत। कोई क्लास छूट गई है ड्यूरिंग वीक, तो आप उसको वीकेंड पे फटाफट से आप उसको कवर कर लीजिए। उसका कोई क्वेरी रह गया तो फटाफट से आप उसको पूछ लीजिए। ठीक है, कोई आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, कुछ आपको नहीं करना है, सब कुछ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा।
ठीक है, क्लास नोट्स जैसे ही मेरी क्लास कंप्लीट होगी आपको वो जो नोट्स है वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, रिवीजन नोट्स इस बार मैं आपको पहले से दूंगी, जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा मैं आपको जो हमारे रिवीजन मैराथन है, क्योंकि वो इस बार पहले से प्रिपेयर है, तो वो मैं आपको दे दूंगी। वो आप उसका प्रिंट आउट निकाल के आप डेली बेसिस पे 2 पेज 3 पेज 4 पेज अपने कन्वीनियंस से आप उसको थोड़ा सा उसको कर सकते हैं। ठीक है, सो उसके अलावा अगर आप लोगों के कोई सजेशंस कुछ आप ये ऐसे कुछ है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको ऐसा लगा होगा कि मैम ये कमी रह गई, तो आप बिल्कुल बताइए, सो दैट कि हम लोग इस बार इम्प्रूव कर सकते। या और कोई क्वेरी और कुछ कहना है तो प्लीज बताइए, फिर सिलेबस डिस्कस करते हैं। क्योंकि आज हम लोग नया टॉपिक नहीं करेंगे, क्लास हम लोग कल से ही स्टार्ट करेंगे, आज सिर्फ सिलेबस डिस्कस करेंगे। बताइए, जो नए लोग हैं उनकी कोई क्वेरी हो, या जो पुराने हैं उनका कोई सजेशन हो, या उनकी भी कोई क्वेरी है तो बिल्कुल पूछिए। मैम बुक परचेज करना पड़ेगा क्या? मैकमिलन का मेरा 2018 का एडिशन का है, एक मित्र से लिए हैं। सर इस क्वेश्चन का आंसर ना मैं ग्रुप में करूंगी। ठीक है जी। सो ये अभी जो सर ने क्वेश्चन पूछा ये मैं आपको इसका ग्रुप में मैसेज डाल दूंगी। ठीक है, उसके अलावा और कुछ है तो बताइए। अच्छा, एक और चीज, मुझे अपनी जो क्लास है वो मुझे इंटरेक्टिव क्लास चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब तक आप ये आप लोगों के लिए देखिए टेक्निकल सब्जेक्ट है, अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि ये मैंने यहाँ पे DR क्यों लिखा है और वो आप पूछेंगे नहीं, आपके दिमाग में वो चीज क्लियर नहीं होगी, तो आप एग्जाम में आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्योंकि चलिए इस बार एग्जाम ठीक है, ठीक ठाक आया तो हो गया, अगर किसी पर्टिकुलर अटेम्प्ट में अगर एग्जाम टफ आ गया तो फिर आप लोग फिर प्रॉब्लम आ जाएगी फिर। सो इसीलिए अगर आप लोग सेशन को इंटरेक्टिव रखेंगे तो आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा कि क्योंकि जब आप लोग क्वेरीज पूछते तो लगता है कि ठीक है आप लोग अटेंटिव हैं, और अगर नहीं मतलब पूछते हैं तो ऐसे लगता है कि शायद समझ ही नहीं आ रहा है, शायद इसलिए नहीं पूछ रहे होंगे, या जो भी फिर इस तरह का थोड़ा सा डीमोटिवेशन आने लगता है। सो अगर आप लोग जितना इंटरेक्टिव रखेंगे, देखिए अननेसेसरी क्वेरीज जो होती है, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप कुछ भी पूछिए, जो आपको लगता है कि नहीं अभी जो मैं आपको जस्ट अभी पढ़ा रही हूँ उसको आप हैंड पूछिए। कोई हाँ उसके अलावा कोई आपकी ऐसी पर्टिकुलर क्वेरी है जो आपको लगता है कि बाकियों की नहीं हो सकती सिर्फ मेरी होगी, तो वो आप एट द एंड ऑफ द क्लास पूछ सकते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन है पूछो तो वो आप क्लास के लास्ट में पूछिए, लेकिन जो मैं पढ़ा रही हूँ उसमें अगर जरा सा भी डाउट है तुरंत पूछिए। ठीक है, ये चीज क्योंकि मुझे ऐसे ही पढ़ाने में अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे वो हमेशा से वो ऑफलाइन वाला पढ़ाने की आदत है। ऑनलाइन फर्स्ट टाइम मैं ये GIB को ही पढ़ा रही हूँ, तो शुरू शुरू में तो बहुत दिक्कत हुई, अब तो खैर फिर भी थोड़ा सा आदत हो गई है, बट मुझे थोड़ा इंटरेक्टिव ज्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, क्योंकि उससे पता भी चलता है ना आप लोग कहाँ पर, क्योंकि देखिए आप लोगों का बिल्कुल आप लोग में से मैक्सिमम लोग साइंस साइड से हैं, मतलब साइंस साइड या अदर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आप लोग मैक्सिमम, कोई 2-3 लोगों को छोड़ दे। सो आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, नहीं पूछेंगे तो नहीं समझ आएगा। ठीक है, चलिए, सो अभी क्या करते हैं, सिलेबस डिस्कस करते हैं और फिर क्लास हम लोग कल से ही स्टार्ट करेंगे। हमारा जो मॉड्यूल ए है हमारा अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसके अंदर ये प्योरली आपका क्या है, ये प्योरली आपका अकाउंट्स का मॉड्यूल है, प्लस इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम आपकी थ्योरी है, न्यूमेरिकल भी है। मैं आपको बता दूंगी कि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल है आपका, न्यूमेरिकल ये BRS में आपका न्यूमेरिकल है जो एग्जाम में भी आता है, रेक्टिफिकेशन में आपका न्यूमेरिकल है, डेप्रीसिएशन में तो थ्योरी आती है लेकिन न्यूमेरिकल है, मैं ये नहीं कहूंगी कि न्यूमेरिकल नहीं है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपका न्यूमेरिकल है, ऑपरेशनल ये इन सब में ये सब है, उसके अलावा आपका थ्योरी। तो ये जो 4 चैप्टर से जहां पर मैंने आपका N लिखा है वहां पर आपके न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों है, बट इस मॉड्यूल से ना ये आपका बिल्कुल बेसिक मॉड्यूल है, और ये मॉड्यूल से आपके ज्यादातर 0.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, और बहुत बेसिक बेसिक से इजी इजी से आते हैं। ठीक है, और जैसे अभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये इससे नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत बढ़ते जा रहे हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से ना पहले 1-2 क्वेश्चन आते थे, अब 4-5 क्वेश्चन आने लगे हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है, इजी है, बेसिक्स है इसमें। और अगर बाय चांस ये एग्जाम में नहीं भी आया ना, वैसे तो देखिए ऐसा हो नहीं सकता कि ना आए, लेकिन अगर आपको ऐसा लगे कि आप बहुत कम मार्क्स का इसमें से आता है, लेकिन ये आपका बेस बनाएगा बाकी के 2 मॉड्यूल्स के लिए। अगर आपको नहीं पता होगा डेप्रिसिएशन किस तरह से लगता है, या आपको नहीं पता होगा
कि आप कैश बुक कैसे बनाएंगे, या आप जर्नल एंट्री कैसे करेंगे, या आपका नॉमिनल अकाउंट और आपका पर्सनल अकाउंट क्या होता है, तो आप आगे के चैप्टर्स में आपको प्रॉब्लम आएगी। सो ये जो मॉड्यूल है ये सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। क्यों, ये अगर आपका तैयार होगा तो आपके बाकी के मॉड्यूल्स में आपको सपोर्ट देगा, ठीक है। और इजी है, सबसे इजी मॉड्यूल है ये चारों में से, ठीक। चलिए, ये जहां पर मैंने न्यू लिखा है ये आपके पुराने सिलेबस में नहीं थी ये चैप्टर्स, ये अभी नया जो सिलेबस आया है जेआईबी का उसके अंदर आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो हमारा मॉड्यूल बी है, मॉड्यूल बी है हमारा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें हमारा क्या है, इसमें हमारा बैलेंस शीट इक्वेशन, फाइनेंशियल अकाउंट, कंपनी अकाउंट्स, कैश फ्लो, फंड फ्लो, ये नया चैप्टर आया है। फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज और आपका कोर बैंकिंग सोल्यूशन सिस्टम, ये आप लोग ने, आपको पता हो ना, जैसे आप लोगों का सीबीएस जो होता है ना, सो ये उसके बारे में चैप्टर पूरा, ये आपका पूरा थ्योरी है, ये आपका थ्योरी है, ये आपका थ्योरी है, ये भी आपका थ्योरी है, और बस ये तीनों में आपका न्यूमेरिकल थ्योरी दोनों है, ठीक है। और इससे भी आपके काफी क्वेश्चंस आते हैं, और यहाँ से आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि कम मार्क्स के लिए आएंगे, 0.5 तो खैर नहीं आता यहाँ से, 1 मार्क या 2 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक। कंसेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, और आपसे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, फाइनल अकाउंट का, बैलेंस, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूलाज वगैरह होता है, और ये वाले कंपनी अकाउंट्स में भी ये जो 3 चैप्टर है, बाकी के सब थ्योरी है। फिर उसके बाद हमारा आता है मॉड्यूल सी, ये आपका, आप कह लीजिए, कंप्लीट न्यूमेरिकल मॉड्यूल है, ठीक है। ये कंप्लीट न्यूमेरिकल मॉड्यूल है, और आप देख रहे होंगे इसमें सबसे ज्यादा न्यू चैप्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए हैं, देख पा रहे होंगे आप लोग ना, 1 2 3 4 5 6, ठीक। सो इसके अंदर हमारा ये तो थ्योरी चैप्टर है, रेशियो एनालिसिस, न्यूमेरिकल, और अगेन मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ये इसका ना एक चार्ट मैं आप लोगों को इसके बाद भी बना के दूंगी कि कौन से चैप्टर से आपके ज्यादा मार्क्स का आता है, ठीक है। सो वो भी मैं आप लोगों को बना के दूंगी, लास्ट टाइम भी दिया था मैंने, ठीक है। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में से एक है आपका रेशियो एनालिसिस। इंटरेस्ट एंड एन्युटीज अगेन इंपॉर्टेंट है लेकिन इतना नहीं है। वाईटीएम अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल है और इम्पोर्टेंट है। फॉरेक्स का भी ये वाला जो चैप्टर है ये कमल सर कराएंगे आप लोगों को, ठीक है, ये भी न्यूमेरिकल चैप्टर है। उसके अलावा कैपिटल स्ट्रक्चर एंड ये न्यूमेरिकल है, ये भी न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल है, एंड ये भी आपका न्यूमेरिकल। तो पूरा आप ऑल ओवर अगर इसको देखें तो जो मॉड्यूल सी है, और मॉड्यूल सी से मैक्सिमम नंबर का जो पेपर है वो आता है 2 मार्क्स का, मतलब 2 मार्क्स के जो ज्यादातर क्वेश्चंस हैं वो इस मॉड्यूल से आएंगे। तो आप देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चंस अगर आप लोग, और कुछ मैं आपको एक चीज सीधा से बता दूं, इस सब्जेक्ट से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको फिर भी कुछ लगता है तो आप बिल्कुल डिस्कस कीजिए, जो भी आपको प्रॉब्लम होता है साथ के साथ पूछते चलिए, लेकिन ये सब्जेक्ट बिल्कुल भी टफ नहीं है। सिलेबस भले ही लेंदी हो गया है लेकिन टफ बिल्कुल भी नहीं है, और लास्ट टाइम भी बहुत सारे ऐसे बच्चों ने क्लियर किया जो, जिनको ऐसा लग रहा था कि शायद ये एएफएम तो हमसे होगा ही नहीं, बाकी के पेपर निकाल लेते हैं, इसको बाद में देखेंगे, तो ऐसे लोगों ने भी पेपर दिया और उनका क्लियर हुआ। आप लोग जो लास्ट टाइम की हमारी फीडबैक क्लास है उसमें सब लोग ने अपने व्यूज शेयर किए थे, तो वो भी आप एक बार देख सकते हैं। सो बिल्कुल भी डरने की और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि ये तो हमारा टेक्निकल है और ये हमें नहीं आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बेसिक से बहुत लेमन लैंग्वेज में मैं आपको कराऊंगी। स्टिल कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल पूछिएगा। थोड़ा सा इसीलिए ना मेरा जो कोर्स है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है कंप्लीट होने में, क्योंकि मैं क्वेरी ज्यादा लेती हूँ, ठीक है। और वो क्वेरी से सबको हेल्प होता है, ऐसा नहीं है, कभी कभी ऐसा कुछ थोड़ा बहुत होता है कि थोड़ा सा ऐसा लगता है टाइम वेस्ट हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो फ्रूटफुल होता है, ठीक है। सो ये जो पूरा ये न्यूमेरिकल मॉड्यूल है हमारा, 2 मार्क्स के सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से आएंगे, और थ्योरी के भी आते हैं, ऐसा नहीं कि थ्योरी के नहीं आएंगे, लेकिन न्यूमेरिकल सबसे ज्यादा इस मॉड्यूल के आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा मॉड्यूल डी है। मॉड्यूल डी में हमारा पूरा का पूरा थ्योरी मॉड्यूल है, ठीक। थोड़ा सा ना यहाँ पर इन 2 चैप्टर्स के अंदर ना, इन 2 चैप्टर्स के अंदर थोड़ा सा न्यूमेरिकल है। थोड़ा सा न्यूमेरिकल का मतलब जैसे मार्जिनल कॉस्टिंग में ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला दिया हुआ है तो उसका न्यूमेरिकल थोड़ा बहुत पूछ लेते हैं। एक ब्रेक इवन और एक पीवी रेशियो, ये 2 फॉर्मूलाज दिया हुआ है तो पूछ लेते हैं इसका क्वेश्चन ना,
मतलब ऐसे ही थोड़ा बहुत एक दो वैल्यूज देके और आपसे पूछ लेते हैं। ऐसी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में वेरिएंस वगैरह का एक दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अदरवाइज पूरा आपका ये थ्योरी सब्जेक्ट है, थ्योरी मॉड्यूल है, ठीक है। सो न्यूमेरिकल का एक बार और स्पेसिफाई कर देती हूँ, ये 2 चैप्टर्स में न्यूमेरिकल है। मॉड्यूल सी तो पूरा ही न्यूमेरिकल है, बस एक चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर को अगर आप छोड़ दें तो उसके बाद पूरा न्यूमेरिकल है। और मॉड्यूल बी में आपका ये 3 चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल है। मॉड्यूल ए में मैंने आपको बता दिया इन 4 चैप्टर्स के अंदर न्यूमेरिकल है, ठीक है। और न्यूमेरिकल जिस तरह से हम लोग करते हैं अपनी क्लास में, तो वो एग्जाम में आराम से हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से करते हैं, सारी चीजें क्लियर होती है। अब जब मैं आपको जर्नल एंट्री बनाना सिखा देती हूँ, तो जब रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आता है तो आपको पता है कि ये एंट्री गलत हुई है, तो आप उसको आराम से आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं। अगर आपको जर्नल एंट्री करनी आती है तो वो हम यहाँ सीख लेंगे। जब यहाँ पर जर्नल एंट्री बनाना सीख लेंगे तो ठीक है, अगर उसका एरर पूछते तो वो भी हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। सो ये हमारा सिलेबस है। और जो हमारी स्ट्रैटेजी है, स्ट्रैटेजी हमारी ये रहेगी कि पहले मैं आपको मॉड्यूल डी कराऊंगी। उसका रीजन ये है कि एक तो इजी है, इजी, हाँ इजी कह सकते हैं, दूसरा आपका थ्योरी है, ठीक है। सो पहले मैं आप लोगों को मॉड्यूल डी कराऊंगी, क्योंकि मॉड्यूल डी का बाकी के मॉड्यूल से इतना ज्यादा कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन फिर जो ये ए बी सी जो होगा, मॉड्यूल ए बी सी, ये आपका सीक्वेंस में चलेगा क्योंकि ये कनेक्टेड है। मॉड्यूल ए करेंगे तो मॉड्यूल बी समझ आएगा, मॉड्यूल बी करेंगे तो मॉड्यूल सी समझ आएगा, ठीक है। सो ये हमारा पैटर्न रहेगा इस सब्जेक्ट को करने का, ठीक है। और टारगेट टारगेट 15 सितंबर तक का टारगेट है कोर्स कंप्लीट करने का। ये चारों मॉड्यूल्स मैं आपको कवर करा दूं, ठीक है। और फिर उसके बाद हम लोग फिर 1 मंथ हमारा, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, अब जैसे आप लोगों का उसका पेपर होगा, इकोनॉमी का पेपर होगा, फिर तब उस समय अकाउंट्स की क्लासेस नहीं चलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद पीपीबी का सिलेबस होगा, मतलब पेपर होगा, तो उसकी तब आपके अकाउंट्स की क्लासेस, तो लास्ट में थोड़ा टाइम भी कम मिलता है। लेकिन अगर हम 15 सितंबर तक कर लेंगे तो हमें 1 मंथ में हमें आराम से रिवीजन का टाइम मिल जाएगा, ठीक है। और एक बार रिवीजन अगर आपने कर लिया ना, तो फिर आपका ये एग्जाम आराम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी शायद हमारे पास ज्यादा पुराने स्टूडेंट्स अभी हैं नहीं क्लास में, अगर कोई है तो प्लीज आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, सो दैट कि जो नए लोग हैं उनको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिले और उनको थोड़ा सा उनके लिए वो मतलब सही अप्रोच फॉलो कर सके। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। पिछला बार मैं मई जून में एग्जाम दिया था, तो फर्स्ट जी। अटेम्प्ट में ही पास कर लिए। तो हम ये कहना चाहेंगे कि सर का क्लास रेगुलर अटेंड कीजिए। जी अब मैडम जो पढ़ाती है उससे बाहर का चीज मत पढ़िए, बस जो पढ़ाती है वही पढ़िए। जी, थैंक यू स्टूडेंट सो मच रेगुलर सर। क्लास अटेंड कीजिए, पास कर जाइए। कि मैं तो जी ऐसे ही पढ़ा ना, जी जी जी, फर्स्ट बिल्कुल बिल्कुल अटेम्प्ट में जो पढ़ाया गया बस वही। जी। आपने क्लास के अलावा और कुछ मतलब नहीं नहीं और नहीं मैडम, जो आपका जी, जो नोट्स था लास्ट लास्ट रिवीजन वाला जो सर, रिवीजन प्रोवाइड, वाला। रिवीजन वाला वो की दिए थे रेगुलर क्लास, जी और जी कुछ जी नहीं। जी, ये मैराथन वाला ना। और मैराथन वाला लास्ट जो दी थी। जी जी जी, ठीक है। सो हम लोग ने क्या किया था, लास्ट में रिवीजन क्लासेस चलाई थी, और उन रिवीजन क्लासेस के फिर मैंने अलग से नोट्स भी प्रोवाइड कराए थे, तो उनसे बहुत हेल्प हुई। जैसे कि अभी सर बता रहे हैं कि क्लास जितना क्लास में, क्योंकि देखिए मैं ये चीज मैं सीआरबी वालों को भी बोलती हूँ, जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है ना, जो आपकी बैंकिंग का, वहां तो वो आपसे एक्सट्रीम लेवल तक ले जाएंगे आपको और टफ से टफ पूछ लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो आपसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन टेक्निकल सब्जेक्ट लाइक अकाउंट्स और जो आपका एबीएफ एमएस सीआईबी में, तो वहां पर क्या है ना, वो आपसे नहीं पूछेंगे इतना एक्सट्रीम, बिल्कुल नहीं पूछेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि आप लोग वर्किंग हैं और आप लोगों के एरिया का ये सब्जेक्ट नहीं है, तो नहीं पूछते हैं इतना टफ। तो जितना ये जो, अगर सपोज मैंने आपको क्लास में इतना करा, सो दैट, क्योंकि हम लोग भी तो ऐसा नहीं है ना कि हम कुछ आपको सिलेक्टेड करा रहे हैं, हम पूरा आपको फुल कोर्स करा रहे हैं। सो आपको उसके अलावा कोई भी एफर्ट्स, कोई भी और कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सर ने आपको बताया, अभी थैंक यू सो मच सर। क्योंकि क्या होता है ना, जो एक्सपीरियंस मैं जो बताऊंगी शायद वो आपको इतना अंडरस्टैंडिंग ना लगे, एज कम्पेयर टू अगर कोई आपका जो फेलो अगर आपको बताएगा, तो वो उनकी बातें हमें ज्यादा समझ में आती है, क्योंकि वो हमारी सिचुएशन में होते हैं। तो उसमें कोई बुराई नहीं है, जैसे अभी सर ने बताया, ठीक है। स्टिल कोई भी अगर आपको इशू होता है और आप सर से आप पूछेगा, हम लोग इतना इंटरेक्टिव क्लास रखते हैं, इतना इंटरेक्टिव रखते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि हाँ मेरे को कुछ पूछना है तो मैं नहीं पूछ पा रहा हूँ मैम से, ठीक है।
देखिए यही रिक्वेस्ट और यही एडवाइस है। और इस बारी रिवीजन वाली जो क्लास का पीडीएफ है वो मैं फॉर श्योर, क्योंकि मेरे पास तैयार रखा, वो मैं आपको इस बार जैसे ही सिलेबस कंप्लीट होगा उसके बाद मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। आपको जब भी टाइम मिलता है आप उसको 2 4 5 6 पेज आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, क्लास रेगुलरली, अगर आपने सिर्फ क्लास अटेंड कर लिया तो आपको फिर और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और किसी को अगर कुछ भी कोई डाउट है, क्वेरी है या कुछ भी सजेशन है तो प्लीज बताइए। मैम गुड इवनिंग मैम। जी सर, गुड इवनिंग। मैं ये कह रहा था कि जैसे कोई क्लास होती है ना कंप्लीट, जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट होता है उसके शॉर्ट नोट्स वगैरह प्रोवाइड कर दी जाए। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। सर आप नए हैं? नहीं मैम, ओल्ड। अच्छा, तो सर देखिए लास्ट टाइम तो थोड़ा सा लेट हुआ था, लेकिन इस बार क्या, क्योंकि जो नोट्स है ना सर, नोट्स इस बार ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हैं। जैसे ही मैंने सपोज आज मैंने चैप्टर 1 कंप्लीट कराया, देखिए चैप्टर के बीच में तो मैं आपको नोट्स नहीं भेज पाऊंगी, लेकिन जिस दिन भी चैप्टर हमारा एंड होगा, ठीक है, उस दिन जी उस दिन मैं आपको नोट्स का जो पीडीएफ है वो मैं आपको हैंड टू हैंड प्रोवाइड कराऊंगी व्हाट्सएप ग्रुप में, या जैसे भी सर बोलेंगे, ठीक है। ये तुरंत आपको प्रोवाइड कराया जाएगा और जिससे कि आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है। लास्ट टाइम के लिए तो देखिए सर, लास्ट टाइम के लिए मैं तो खुद मैं इस चीज को एग्री कर रही हूँ कि लास्ट टाइम मैं वो चीजें नहीं कर पाई कि आप लोगों को टाइम पे नोट्स नहीं दे पाई, और लास्ट टाइम पे आपको रिवीजन के नोट्स भी बहुत बिल्कुल एंड डे पे ही मिले एक तरह से। वो थोड़ा सा पिछली बार ड्रॉबैक रहा है, उसकी वजह से मुझे सच में ऐसा लगता है भी शायद 2 4 लोगों का तो जिनका 48 49 पे जिनका अटका है ना, उनके लिए तो मुझे बहुत दुख है। तो अगर शायद ये मैं टाइम पे प्रोवाइड करा पाती ना तो शायद उन लोगों का भी हो जाता। वो चीज का मैं 48 पेज कर रहा। 48 पे अटके थे सर, बिल्कुल सर बिल्कुल, आई एग्री। और ये मैं खुद मानती हूँ कि ये हम लोगों का फॉल्ट रहा। उसका रीजन देखिए, आप सबको पता है कि बुक्स लेट आई, और जिस तरह से आप लोग बिजी रहते हैं हम लोग भी बिजी रहते हैं, तो टाइम थोड़ा कम ही मिलता है। पिछली बारी जो भी प्रॉब्लम्स थी सर, इस बार ये 2 प्रॉब्लम तो नहीं आने वाली, ठीक है। यस मैम। बिल्कुल इस बार आप सिर्फ क्लासेस अटेंड कीजिए, नोट्स की गारंटी मेरी। और इस बार ही मैं आप लोगों को ना एमसीक्यूज भी प्रोवाइड कराऊंगी। लास्ट टाइम क्योंकि हमारे पास था नहीं ना, कंटेंट ही नहीं था नए नए चैप्टर्स का। तो अब क्योंकि एक बार पेपर हो चुका है हमारे पास, उसका फीडबैक है कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो उन्हीं पे बेस मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यू भी बनाऊंगी, ठीक है, चैप्टर वाइज। ओके थैंक यू मैम। जी जी ठीक है। अच्छा, बाकी नए वालों में से किसी की कोई क्वेरी है? अच्छा, अब आज ना 23 अभी मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये जो है, अगर ये स्ट्रेंथ ना पता नहीं क्यों कम हो जाती है, फिर एग्जाम टाइम आता है फिर बढ़ जाती है। देखिए हो सकता है आप लोगों का भी कुछ प्रॉब्लम रहता हो, इशू रहता हो, मैं उसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन कोशिश कीजिए कि बस क्लास को सुन लीजिए, कुछ मत कीजिए और सिर्फ सुन लीजिए। अदरवाइज देखिए आप लोग सारी चीजें करेंगे, फिर 48 49 पे अटकना ना वो बहुत परेशान करता है, बहुत दुखी देता है कि अरे 45 से कम होते हैं उनको इतना नहीं होता, पर 48 49 वाले जो होते हैं ना, उनको बड़ा लगता है कि यार 1 नंबर या 2 नंबर और आ जाते तो पीछा छूट जाता है इस सब्जेक्ट से, है ना। तो प्लीज आप लोग बिल्कुल भी ऐसी गलती मत कीजिएगा, ठीक है। और रेगुलर क्लास अटेंड कीजिए, और हम लोग मॉड्यूल डी से स्टार्ट करेंगे, कल से स्टार्ट करेंगे और रेगुलरली क्लास होगी, ठीक है। वीकेंड पे देखेंगे जैसे भी होगा, बट नॉर्मल डेली उसमें आप लोगों को एएफएम की डेली क्लास चलेगी। क्योंकि लास्ट टाइम पे फिर क्या होता है ना, फिर हमारा और सब्जेक्ट्स का भी बर्डन आ जाता है, तो इसलिए पहले से इसका सिलेबस कंप्लीट करके रख लेंगे, ठीक है। अभी आज हम लोग गुड इवनिंग सेशन। मैम। जी सर, गुड इवनिंग। मैम 49 वाले के लिए क्या स्ट्रेटजी होगी इस बार? सर देखिए 49 वाले के लिए तो सिर्फ दुख ही व्यक्त कर सकते हैं सर। स्ट्रैटेजी तो मैं क्या ही बताऊं, क्योंकि आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, क्या किस जी तरह से आपकी पढ़ेंगे? सर 49 वाले की स्ट्रैटेजी में और 50 वाले की स्ट्रैटेजी में कोई ज्यादा फर्क नहीं रहता है सर। वो बस आप उसको लक कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए। बस सर कुछ नहीं, आप थोड़ा सा रिवीजन कीजिए, और क्लासेस आप को जैसे लगता है ना कि जिन चैप्टर्स में आपको ऐसा लगता है कि नहीं थोड़ा सा लैक है, तो वो सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से कीजिएगा सर। और बाकी जो लास्ट टाइम पे मैं आपको रिवीजन कराऊंगी उसको बस आप थोड़ा सा थॉरली आप उसको रिवीजन को बस लास्ट टाइम में अच्छे से कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है, जब हम लोगों ने पढ़ा हुआ होता है ना तो थोड़ा सा हम लोग लीनियंट हो जाते हैं। आप लास्ट में रिवीजन जरूर अटेंड कीजिएगा सर, अभी क्लासेस भी लीजिएगा,
और रिवीजन भी अटेंड कीजिएगा। Yes, ma'am. क्योंकि ना मैं आपको ये चीज की, अब जो लोग ने अभी AFM क्लियर किया ना इस अटेम्प्ट में, जिन्होंने भी AFM किया है अब नए सिलेबस में और वो जाके CIB में अब ABFM पढ़ेंगे ना, तो उनको बहुत हेल्प मिलेगी। तो सर अगर अभी आप दोबारा से क्लासेस अटेंड करेंगे, दोबारा से अगर आप पढ़ भी लेंगे ना, उतना ही ये चीज आपको हेल्प करेगी CIB के ABFM में। CIB का Okay. ABFM तो और खतरनाक है सर, मतलब इसीलिए उसके तो मैडम, सब्जेक्ट इसीलिए तो मैं आपका क्लास ले रहा हूँ ये वाला। जी जी सर, बिल्कुल बहुत जरूरी है। क्योंकि आप देखिए मॉड्यूल A मैनेजमेंट पूरा थ्योरी, मॉड्यूल B ना Yes. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में सर MBA होता है, वहां का पूरा कोर्स उठा के डाल दिया है मॉड्यूल B में। ठीक है, मॉड्यूल C है आपका कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। हाँ, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ठीक है सर, मॉड्यूल D है आपका इफ आई एम नॉट वो जो होता है ना हमारा स्ट्रैटेजिक फाइनेंस स्टार्टअप वगैरह वो सब। सो आप ये देखिए इतने टिपिकल सब्जेक्ट्स उन्होंने डाल दिए हैं ABFM में ना। और जिन लोगों ने भी अब वाला जो, अब देखिए पिछली बार जो CIB वाले थे ना, उनको मुझे अब जैसे अब मैं यहाँ पर उन्हें बता रही हूँ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में इतनी सारी टर्म्स यूज हो रही है, ब्रेक इवन यूज हो रहा है। अब मैं पहले मुझे उनको बताना पड़ रहा है कि ब्रेक इवन ये होता है, इसका ये फॉर्मूला होता है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं। अब उसमें क्या हुआ, उसमें टाइम ज्यादा लगा, अब इतना कोर्स था तो सब कुछ बड़ा हौच पौच हुआ ABFM में ना। वो तो ये था कि चलिए पेपर ठीक ठाक आ गया, बहुत टफ पेपर नहीं आया। तो अगर टफ पेपर आता तो फिर तो बहुत ही बेकार सिचुएशन होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। थोड़ा सा उन्होंने रहम किया हम लोगों के ऊपर, तो इसलिए काफी बच्चों का हो गया, कुछ लोगों का थोड़ा रहा भी है। ठीक है, तो इसीलिए इस बार वाला जो AFM है ना, तो AFM को आप सिर्फ इस बार पास करने के लिए मत पढ़िए, आप इस AFM को आप अपना ABFM का भी टारगेट बना के चलिए। क्योंकि आप लोगों को पता है CIB के अच्छे खासे टफ सब्जेक्ट्स हैं, BFM ABM। अब क्या हुआ ना, स्टार्टिंग में जो कैंडिडेट्स थे CIB के, उन्होंने सोचा BFM टफ है, ABM टफ है, और ठीक है ABFM कर लेंगे करके। होता है थोड़ा ना, हम लोग को जब अंदाजा नहीं होता कि ये सब्जेक्ट कितना टफ है, तो हम लोग थोड़ा ऊपर ऊपर से ऐसे ले लेते हैं, हल्के में ले लेते हैं उसको। और जब वो लोग ये दोनों पेपर देखे, जब लास्ट वीक हमने रिवीजन कराया, तो तब वो लोग कह रहे कि मैम ये तो ABFM और BFM से भी टफ है। फिर मैंने उनको समझाया, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके अल्फाबेट्स को ना, सो ये इन दोनों का मर्जर ही तो है। अगर आप देखिए ये आपका BFM बन गया और ये आपका ABM बन गया। सो सच में, और सच में है ये, तो चलिए एक थोड़ा सा मजाक की बात हो गई, बट अदरवाइज सच में जो ABFM है वो आपका BFM और ABM से टफ तो खैर मैं नहीं कहूंगी, लेकिन लेंदी है, बहुत लेंदी और बहुत डाइवर्स है। या तो पूरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग होता, या पूरा स्ट्रेटेजिक फाइनेंस होता, या पूरा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता। तो उन्होंने क्या किया, पूरी बुक को ना एक एक मॉड्यूल में कवर करने की कोशिश की है, और अब पूरी बुक में उन्होंने तो कवर कर दिया, लेकिन अब आप सोचना पढ़ने के लिए आपको कितना दिक्कत लगी। अगर आपको पूरा एक किताब उठा के एक मॉड्यूल में पढ़नी हो, तो बेस तो बनाना पड़ता है ना सब्जेक्ट का, बेस बनने में टाइम लगता है। उतना टाइम हमारे पास होता नहीं है, 3-4 महीने में कितना करेंगे। ठीक है, सो इसीलिए आप लोग बिल्कुल AFM को इस बार आपको पास करना है, वो एक आपका फर्स्ट प्रेफरेंस है, फर्स्ट टारगेट है। और आपको उसको इतने अच्छे से आप पढ़िए कि आपको ABFM में उसका हेल्प मिले, और सच में जब आप AFM अच्छे से पढ़ के जाएंगे तो आपको ABFM इजी लगेगा। ठीक है, सो बस इतना ही कहना है, यही हमारी स्ट्रैटेजी रहेगी। क्योंकि स्ट्रैटेजी का कुछ अलग से ऐसा नहीं है, आराम से करेंगे। क्योंकि देखिए स्ट्रैटेजी JIB CIB की एक ही है कि फुल सिलेबस जहाँ हो गया, बस वो आपकी स्ट्रैटेजी है। ठीक है, बाकी हाँ रिवीजन जब हम लोग करते हैं, तो रिवीजन हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का करते हैं, तो वो एक अलग चीज हो गई। लेकिन एक बार फुल सिलेबस का कवरेज करना जरूरी है। ABFM में पता है क्या किया इन लोगों ने, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग टफ था, अच्छा खासा टाइम दिया, नहीं पूछा यहाँ से ज्यादा, एक ही चैप्टर पूछा बस। स्ट्रैटेजिक फाइनेंस से मैक्सिमम पेपर बना डाला, 30 मार्क्स का अकेला, एक ही चैप्टर। वो चैप्टर जब मैं ABFM में पढ़ाऊंगी ना, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। मुझे एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी कि इससे कुछ ज्यादा आएगा, उससे 30 मार्क्स 20 मार्क्स ऐसे पूछ लिया। ठीक है, सो इसीलिए आप लोग इसको बहुत एक बार तो सिलेबस कंप्लीट करना बहुत जरूरी है। और ये मॉड्यूल D क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ था, तो मैंने लास्ट डे ही कराया था, तो इस वजह से काफी लोगों ने उनको ठीक रहा। मतलब आखिरी दिन ही हमने करा, जो भी पढ़ा ऊपर ऊपर से पढ़ा, लेकिन पढ़ लिया था, छोड़ा कुछ नहीं था। सो यही हमारी जो अप्रोच है वो यही रहती है कि सिलेबस कंप्लीट जरूर बनाना है, क्योंकि एग्जामिनर का कुछ नहीं पता, उसको ये वाला सब्जेक्ट पसंद आ गया तो इसी पे सारे क्वेश्चन बना देना। ठीक है, क्योंकि कोई देखिए कोई तरीका तो है नहीं इनका, कोई सेट फॉर्मेट हो कि इसमें से इतना आएगा इसमें से इतना, ऐसा तो कुछ है नहीं ना। उनको कोई हम उनको कंप्लेन भी नहीं कर सकते। ठीक है,
सो इसीलिए प्लीज फर्स्ट स्ट्रैटेजी सिलेबस कंप्लीट, सेकेंड स्ट्रैटेजी रिविजन विद एमसीक्यू, ठीक है। सो दिस इज द ओनली स्ट्रैटेजी, सिलेबस कंप्लीट करो, रिविजन करो एमसीक्यू के साथ, दैट्स इट, ठीक है। और वो मैं आप लोगों को क्लास में कराऊंगी, ठीक। सो चलिए अभी सेशन एंड करते हैं आज, और कल से हम लोग रेगुलरली 8 PM पे हमारी क्लास होगी, और अपना जो भी हम लोग बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे, मॉड्यूल डी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा अभी हमारे पास टाइम है ना, तो अब ये जो कमिंग संडे आ रहा है ना, अगर आप लोगों को अपना ITR वगैरह फिल करने में कोई प्रॉब्लम आता है तो वो आप लोग ना इस वीकेंड पे मैं क्योंकि पहले आप लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो मैं नहीं ले पाई थी एक्चुअली, थोड़ा सा एक तो मैं ये इनकी इस महाभारत में बहुत बिजी थी और बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया, मुझे बहुत टेंशन में भी थी क्योंकि बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कैसे इसको कवर करेंगे, क्या करेंगे, तो मैं नहीं ले पाई थी उस समय आप लोगों की वाली क्लास ना। तो अगर आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज हैं कुछ भी है तो आप लोग बिल्कुल मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, क्लास के एंड में पूछ सकते हैं, कभी भी पूछ सकते हैं, ठीक है। सो मॉड्यूल डी में हम पहले हम टेक्स्ट वाला चैप्टर जो है ना वो कर लेंगे, तो थोड़ा सा आप लोगों की भी अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, फिर अगर आप लोगों को कोई क्वेरी है कुछ है तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। और बल्कि मैं तो आप लोगों को ये एडवाइस करूंगी कि खुद की ITR खुद ही फिल करनी चाहिए, आप में से कुछ लोग करते भी होंगे, है ना, कुछ तो फायदा हो, GIB करने का इतने पैसे लगा रहे हैं, बैंक तो कुछ फायदा देते नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए आप लोग का जो भी होगा वो हम लोग वीकेंड में या जैसे भी ये टेक्स्ट वाला चैप्टर कंप्लीट होगा तो तब मैं आप लोगों को करा दूंगी, ठीक है। चलिए सो अभी क्लास एंड करते हैं और कल हम लोग सेम टाइम पे क्लास को स्टार्ट करेंगे, ठीक है, मॉड्यूल डी के साथ। चलिए सो थैंक यू सो मच, गुड इवनिंग, गुड नाइट, गुड नाइट मैम। गुड नाइट, थैंक यू गुड मैम। नाइट मैम। ओके सर, गुड नाइट।